साथियों, सोशल वर्क के इस लेक्चर में आज के लेक्चर में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज हम बात करेंगे सोशल केस वर्क का क्या प्रोसेस होता है। एक सामाजिक व्यक्ति कार्यकर्ता किस तरह से कौन सी प्रक्रियाओं का प्रयोग करके एक समस्याग्रस्त व्यक्ति की समस्या का समाधान करता है, उनकी क्या प्रक्रियाएं होती है, क्या प्रोसेस होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप में सब ने अभी तक बहुत सारे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप उसे सब्सक्राइब कर लें। तो हम स्टार्ट करते हैं। सोशल केस वर्क का जो प्रोसेस है आपका यूनिट 2 CC5, उसमें देखिएगा ये सारा पॉइंट्स दिया हुआ है कि सबसे पहले स्टडी होता है, उसके बाद आता है असेसमेंट यानी डायग्नोसिस, फिर आता है गोल फॉर्मेशन, फिर प्लानिंग, फिर इंटरवेंशन, फिर इवैल्यूएशन और फिर लास्ट में टर्मिनेशन। इन सारे पॉइंट्स के बारे में ये जो प्रोसेस है, इन सब एक के बाद एक आता है और ये इसके बारे में हम डिटेल्स में देखेंगे। अभी सबसे पहले हम स्टडी के बारे में देखते हैं। इन जो भी पॉइंट्स है उसको मैं अभी यहाँ से मिटा रहा हूँ और सिर्फ हमने बोर्ड पे अभी स्टडी के बारे में लिखा है। स्टडी का मतलब होता है अध्ययन। किस चीज़ का अध्ययन करेगा? तो अध्ययन करेगा वह समस्याग्रस्त व्यक्ति की समस्या का। अब देखिए, कोई भी व्यक्ति हो सकता है एक समय में एक से अधिक समस्या से ग्रसित हो सकता है। तो वह कितनी तरह की समस्याओं से ग्रसित है? सामाजिक व्यक्ति कार्यकर्ता जब उसकी समस्या समाधान का प्रयास करता है तो प्राथमिक चरण में सबसे पहले वह क्या करता है? उस समस्या का पता लगाता है, समस्या का अध्ययन करता है कि वह व्यक्ति कितने तरह की समस्याओं से ग्रसित है। इसके अंतर्गत जब वह अध्ययन कर रहा होता है तो कुछ फैक्ट्स का कलेक्शन करता है, यानी तथ्यों का संकलन करता है। ये जो तथ्य का संकलन करता है, संग्रह करता है, उसमें भिन्न भिन्न चीज़ों से संबंधित तथ्य होते हैं, फैक्ट्स होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो समस्या संबंधी व्यक्ति की कितनी समस्याएं हैं, किस तरह की समस्याएं हैं, उसकी क्या प्रकृति है। दूसरा अहम क्षमता है। अहम क्षमता हम लोगों ने देख लिया, ईगो होता है ये कि व्यक्ति में अहम क्षमता कितना डेवलप है, क्या वह व्यक्ति अपने समस्या समाधान के प्रति कितना कोशिश कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अहम क्षमता का विकास उसमें कितना हुआ है, इसके बारे में देखा जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसका तथ्यों का संकलन किया जाता है। नेक्स्ट आता है पर्यावरण संबंधी। वह व्यक्ति जहाँ रह रहा है उसके अंतर पर्यावरण और बाह्य पर्यावरण के बारे में तथ्य संकलन करता है कि वहाँ का पर्यावरण कैसा है, किस तरह की पर्यावरण में वह व्यक्ति रह रहा है। उसके बाद आता है फीलिंग, भावनाएं संबंधी, मतलब वह क्या फील कर रहा है एक समाज में रहते हुए, अपने परिवार में रहते हुए, क्या क्या फीलिंग्स उसके अंदर आता है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें उनके समस्या से जुड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे, तो जब हम स्टडी कर रहे होते हैं तो समस्या की प्रकृति और लक्षण के बारे में पता लगाते हैं कि किस तरह की समस्या से वह ग्रसित है। क्या वह समस्या आर्थिक समस्या है, मानसिक समस्या है, शारीरिक समस्या है, या फिर जो भी समस्याएं हैं उसकी प्रकृति और लक्षण के बारे में हम पता करते हैं। इसके अलावा देखिए, जब हम अध्ययन कर रहे होते हैं तो विशिष्ट कौशल एंड तकनीक, यानी जो भी टेक्नोलॉजी है, जो भी स्किल्स हैं, एक सामाजिक व्यक्ति कार्यकर्ता उसका प्रयोग करता है और उस प्रयोग के आधार पर ही, उस प्रयोग की वजह से वह क्या करता है? फैक्ट का कलेक्शन करता है। और जब देखिए यह जो कौशल और तकनीक की बात किया गया, स्किल एंड टेक्नोलॉजी की, तो यह साइंटिफिक तरीके से होता है। सबसे पहले क्या करते हैं? हम फोकस करते हैं किस पे? प्रॉब्लम पे, समस्या पर केंद्रित होता है। जब व्यक्ति कार्यकर्ता ध्यान देता है कहाँ पर? समस्या पर। उसके अलावा क्या करता है? वह अवलोकन करता है, ऑब्जर्वेशन करता है वो कि उस समस्या का उस व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। और फिर क्या करता है? वो समन्वेषण का काम करता है, एक्सप्लोरेशन का काम करता है, यानी एक्सप्लोर करता है कि वह जो व्यवहार और क्रियाकलाप कर रहा है किस तरह का है, वो समस्या का उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। अब यहाँ पे जो जब हम अध्ययन करने लगते हैं तो हमें क्या चाहिए? तथ्य चाहिए। यह तथ्य कहाँ से प्राप्त होता है? दो तरह का स्रोत होता है इस तथ्य के लिए। एक को बोलते हैं प्राइमरी सोर्स, दूसरे को बोलते हैं सेकेंडरी सोर्स, प्राथमिक स्रोत एंड द्वितीयक स्रोत।
प्राथमिक स्रोत जो होता है वह सेवार्थी स्वयं होता है। सेवार्थी के द्वारा जो हम डायरेक्ट उससे जो जानकारी प्राप्त करते हैं वह प्राथमिक स्रोत सेवार्थी होता है। और दूसरा होता है द्वितीयक स्रोत, जो हम अन्य व्यक्ति से, जो व्यक्ति की सेवार्थी से संबंधित है, सेवार्थी से जुड़ा हुआ है, उसे हम द्वितीयक स्रोत बोलते हैं और उनसे भी हम समस्या से संबंधित जानकारी लेते हैं। अब देखिए प्राइमरी सोर्स में क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि सेवार्थी अपनी समस्या के बारे में खुलकर बात नहीं करता है, वो 100% सही बातें नहीं बताता है, तब हमें द्वितीयक स्रोत की भी आवश्यकता होती है। अब देखिए यह जो व्यक्ति समस्या से ग्रसित है तो वह व्यक्ति अलग अलग जगहों पर जाता है, जैसे कि मान के लिए कहीं वह जॉब कर रहा है तो वहाँ पर उसका पर्यावरण कैसा है, वहाँ पर उसका व्यवहार कैसा है, वहाँ पर उसका क्रियाकलाप एक्टिविटीज़ किस तरह का वह शो कर रहा है, तो वहाँ से भी पता लगाना जरूरी है। तो इसीलिए यह द्वितीयक स्रोत भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये स्टडी है, पहला चरण है ये, किसी भी जो सामाजिक व्यक्ति कार्य जो है अपनी समस्याग्रस्त व्यक्तियों के पास जब वह उनकी समस्या समाधान की शुरुआत करता है तो पहला चरण में वह क्या करता है, समस्या का अध्ययन करता है। मैं एक बार पुनः संक्षेप में बता दूं कि यह समस्या संबंधित होता है, उनकी अहम क्षमता का पता लगाते हैं कि वह कितना डेवलप है अपने आप से समस्या को समाधान के प्रति, वह अपने समस्या के प्रति कितना जागरूक है, पर्यावरण संबंधी किस तरह के पर्यावरण में रह रहा है, ठीक है, समाज में, अपने लोग मतलब अपने परिवार में, अपने परिवार से बाहर, आस पड़ोस में, जहाँ वो जॉब करता है, इन सारे जगहों पे जहाँ जहाँ वह मतलब जिस पर्यावरण में वह रह रहा है वहाँ पर उसका किस तरह का बिहेवियर है, भावनाएं संबंधी किस तरह का भावनाएं मतलब फीलिंग्स उसके अंदर है लोगों के प्रति। फिर हम इसमें समस्या की प्रकृति और लक्षण का पता लगाते हैं। और हमेशा क्या होता है, विशिष्ट कौशल एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेक्निक का प्रयोग किया जाता है। जब भी हम सोशल वर्क की बात करते हैं तो सोशल वर्क हमेशा क्या होता है, साइंटिफिक होता है, वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है। अर्थात हम इस तरीके से समस्या समाधान का प्रयास करते हैं जबकि एक बार समाधान अगर हो जाए तो फिर दोबारा वह समस्या उस व्यक्ति के पास ना आए। और जब यह हम विशिष्ट कौशल एंड टेक्निक की बात करते हैं तो हमारा फोकस होता है समस्या पर, ऑब्जर्वेशन में पता करते हैं कि उस समस्या का क्या प्रभाव पड़ रहा है, और समन्वेषण में पता करते हैं कि उसका व्यवहार और क्रियाकलाप किस तरह का है। ठीक है, दो तरह का सोर्स होता है, एक सेवार्थी होता है जो प्राइमरी सोर्स कहलाता है, प्राथमिक स्रोत बोलते हैं। दूसरा होता है सेवार्थी से जुड़ा हुआ अन्य व्यक्ति जिससे समस्या के बारे में हमें जानकारियाँ प्राप्त होती है, तो यह होता है द्वितीयक स्रोत। नेक्स्ट जो है वो है डायग्नोसिस यानी असेसमेंट, निदान। जब हम स्टडी के द्वारा फैक्ट्स प्राप्त कर लेते हैं, उनके समस्या के बारे में जान लेते हैं कि किस किस तरह की समस्याएं हैं और उससे जुड़ी हुई जितने भी तथ्य हैं, जितने भी फैक्ट्स हैं वह कलेक्ट कर लेते हैं, तो फिर हमारा दूसरा जो प्रोसेस के अंदर जब जो दूसरा स्टेज है वो है निदान का। अब उसको हम डायग्नोसिस करते हैं। ठीक है, इसके बारे में एच पर्लमैन ने इसे एक मानसिक प्रक्रिया कहा है। मानसिक प्रक्रिया यह जो है सामाजिक व्यक्ति कार्यकर्ता के द्वारा किया जाता है, जिसमें समस्या के प्रत्येक अंग का परीक्षण किया जाता है। तो यह एक मानसिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सामाजिक व्यक्ति कार्यकर्ता समस्या के प्रत्येक अंग का परीक्षण करता है। ठीक है, तो ये जो डायग्नोसिस है इसके द्वारा सामाजिक व्यक्ति कार्यकर्ता क्या करता है, जो स्टडी ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी के माध्यम से जो फैक्ट कलेक्शन किया है उन्होंने, उसके आधार पर वह समस्या का निर्धारण करता है कि वह व्यक्ति कितने तरह के समस्या से ग्रसित है। और यह जो किया जाता है, यह जो समस्या निर्धारण किया जाता है उसमें काफ़ी अनुभवी कार्यकर्ता की भूमिका होती है। यानी अनुभवी कार्यकर्ता जो होते हैं उसके द्वारा ही समस्या का निर्धारण किया जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे कि जब हम निदान करते हैं तो उसके अंतर्गत हम मुख्य रूप से समस्या का निर्धारण करते हैं। और जब वह निर्धारण करते हैं तो हम जानते हैं कि समस्याग्रस्त व्यक्ति का जो है पर्यावरण भी उस पर काफ़ी प्रभाव डालता है। जिस पर्यावरण में वह रह रहा है वह उसके बीच मतलब समायोजन स्थापित नहीं कर पाता है, संतुलन स्थापित नहीं कर पाता अपने पर्यावरण से, तो फिर पर्यावरण और व्यक्ति के बीच का जो असंतुलन है उसका पता लगाया जाता है ये असेसमेंट के द्वारा।
तो पर्यावरण और व्यक्ति के बीच का जो असंतुलन है वह क्यों है, किस तरह का असंतुलन है, यह डायग्नोसिस के माध्यम से पता लगाया जाता है। और फिर स्टडी द्वारा जो भी फैक्ट्स प्राप्त होता है उसका विश्लेषण करके किसके द्वारा, एक कुशल और अनुभवी कार्यकर्ता के द्वारा इसका विश्लेषण किया जाता है। और फिर जितने भी तरह की समस्या से वह व्यक्ति समस्याग्रस्त है उसका निर्धारण किया जाता है कि ये सारी समस्याएं उस व्यक्ति के पास है। यह काफ़ी अनुशासित प्रक्रिया होती है जो कि कुशल और अनुभवी कार्यकर्ता के द्वारा तैयार किया जाता है। तो डायग्नोसिस को अगर हम फिर संक्षेप में एक बार देखते हैं तो डायग्नोसिस क्या है, यह एक मानसिक प्रक्रिया है। एच पर्लमैन ने इसे एक मानसिक प्रक्रिया कहा है जिसमें समस्या के प्रत्येक अंग का परीक्षण किया जाता है। यानी समस्या कितनी तरह की है, समस्याएं क्या क्या है, सारी चीज़ों का उसमें परीक्षण किया जाता है। और जो स्टडी के आधार पर जो भी फैक्ट्स मिला है उसके माध्यम से उसका विश्लेषण करके यहाँ पर समस्या निर्धारण किया जाता है। काफ़ी कुशल और अनुभवी कार्यकर्ता का इसमें अहम रोल होता है क्योंकि वही समस्या निर्धारण करता है। फिर पर्यावरण और व्यक्ति के बीच जो असंतुलन है, इस असंतुलन का पता लगाता है कि क्या प्रॉब्लम है दोनों के बीच, आखिर किस कारण से असंतुलन है, ये सारी चीज़ें पता लगाया जाता है। और फिर जो स्टडी के आधार पर जो फैक्ट्स प्राप्त होता है उसके विश्लेषण के द्वारा जितनी भी तरह की समस्याएं होती है इस चरण में, मतलब डायग्नोसिस असेसमेंट के चरण में इन समस्याओं का पता लगाया जाता है। तो यह दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट पर अगर हम आते हैं, यहाँ पर होता है गोल फॉर्मेशन। हमने स्टडी कर लिया, स्टडी से हमने क्या किया, समस्या के संबंधित जितने भी फैक्ट्स थे वो फैक्ट्स हमने कलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमने क्या किया, असेसमेंट यानी डायग्नोसिस किया, उसका निदान किया, उस समस्या जितने भी तथ्य थे उसके आधार पर हमने अब समस्या का पता लगा लिया। और जब हम समस्या का पता लगा लेते हैं, जब हम जान जाते हैं कि कोई व्यक्ति किस समस्या से ग्रसित है, तो फिर हमारा तीसरा काम होता है लक्ष्य प्राप्त करना, हमारा लक्ष्य तैयार करना कि अब हमें क्या करना है उस समस्या के समाधान के लिए। फिर हम क्या करते हैं, गोल फॉर्मेशन, गोल फॉर्म करते हैं यानी लक्ष्य तैयार करते हैं। और जब यह लक्ष्य तैयार करते हैं तो एक व्यक्ति हो सकता है एक ही समय में एक से अधिक समस्याओं से ग्रसित हो सकता है। तो हमारा काम होता है, एक जो कार्यकर्ता होता है उसका काम होता है कि कौन सी समस्या का समाधान पहले किया जाए। इसीलिए यह क्या करता है, हम जब गोल फॉर्मेशन करते हैं, हम अपना लक्ष्य तैयार करते हैं, तो फिर उस वक्त हम समस्या का निर्धारण करते हैं कि किस समस्या का समाधान पहले किया जाए। यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही हम यह समस्या का निर्धारण कर लेते हैं तो कार्यकर्ता का लक्ष्य भी निर्धारित हो जाता है। ठीक है। और फिर उसके बाद जब हम लक्ष्य तैयार कर लेते हैं तो हम किस तरीके से अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, इसके लिए हम क्या करते हैं, वहाँ के पर्यावरण को देखते हुए हम अपनी कार्य योजना तैयार करते हैं। क्योंकि ये जो जब भी हम बात करेंगे पर्यावरण की, तो यहाँ पर अंतः पर्यावरण और बाह्य पर्यावरण दोनों पर्यावरण आ जाता है। हम अंतः और बाह्य के बारे में दोनों बता चुके हैं कि अंतः पर्यावरण व्यक्ति का जो भी अपना परिवार है, आस पड़ोस है, और बाह्य पर्यावरण होता है जैसे वह स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया या फिर जॉब हो गया, अगर वहाँ पर जाता है तो फिर वह उसका बाह्य पर्यावरण होता है। यानी व्यक्ति से जुड़े हुए जितने भी बाहरी लोग हैं वह बाह्य पर्यावरण होता है। तो गोल फॉर्मेशन के अंतर्गत हम क्या करते हैं, लक्ष्य तैयार करते हैं। लक्ष्य के अंतर्गत हम हो सकता है व्यक्ति एक से अधिक समस्या से ग्रसित होगा, तो हम क्या करते हैं, जो समस्या पहले जिसका सबसे ज़्यादा जरूरी है समाधान करना, हम उसको निर्धारित करते हैं। तीसरा होता है, हम जैसे ही वह समस्या निर्धारित कर लेते हैं कि हमें पहले इस पर काम करना है, तो कार्यकर्ता का वही लक्ष्य हो जाता है। और फिर पर्यावरण को देखते हुए हम कार्य योजना तैयार करते हैं और फिर उस पर काम करते हैं। तो यह तीसरा था गोल फॉर्मेशन। साथियों, अब नेक्स्ट जो पॉइंट है, मतलब चौथा जो स्टेज प्रोसेस है, वह है योजना बनाना, यानी प्लानिंग का प्रोसेस है। जब हम अपना लक्ष्य तैयार कर लेते हैं, समस्या निर्धारण कर लेते हैं, तो फिर हमें एक योजना बनाना जरूरी होता है। क्योंकि सामाजिक व्यक्ति कार्य या फिर समाज कार्य की कोई भी प्रणाली में जब भी हम समस्या का समाधान करते हैं तो योजनाबद्ध तरीके से करते हैं। काफ़ी कुछ बारीकियों को इसमें देखा जाता है कि हम क्या करते हैं। प्लानिंग की जब बात आती है तो सबसे पहले हम समस्या समाधान किस प्रकार से करेंगे,
तो उसके लिए एक कार्य योजना तैयार करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जब हम कार्य योजना तैयार करने लगते हैं तो उस टाइम हम सेवार्थी की क्षमता को ध्यान में रखते हैं। क्यों सेवार्थी की क्षमता को इसलिए ध्यान में रखा जाता है क्योंकि जब भी हम समाज कार्य के अंतर्गत व्यक्ति की सहायता करते हैं तो हम व्यक्ति से ही उस समस्या का समाधान करवाते हैं। व्यक्ति को के इनर स्ट्रेंथ को हम डेवलप करते हैं ताकि व्यक्ति खुद से समस्या का समाधान कर ले। तो फिर हम व्यक्ति की क्षमता अनुसार ही कि व्यक्ति कितने दिनों में किस तरीके से अपनी समस्या का समाधान करने में सक्षम हो पाएगा, इसलिए उसकी क्षमता अनुसार हम योजना का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर है क्या, सेवार्थी की भी अपनी कुछ प्रेरणा होती है, उसके लिए भी कुछ प्रेरक तत्व होते हैं जिससे वो प्रेरित होते हैं। ठीक है, तो उन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है और ये सब चीज़ें ध्यान में रखकर ही क्या होता है, योजना तैयार की जाती है। अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि बात आती है अब यहाँ पे है कि पर्यावरण में परिवर्तन की प्राप्ति, और ये होता है संगठनात्मक एवं रचनात्मक। संगठित तरीके से और रचनात्मक तरीके से हम पर्यावरण में भी बदलाव लाने की बात करते हैं कि उनके पर्यावरण में बदलाव हो। वह व्यक्ति जहाँ पर है वहाँ पर उनकी किसी एक्टिविटीज़ की वजह से अगर वह समस्या है तो निश्चित रूप से वहाँ के पर्यावरण में भी परिवर्तन लाने की बात होगी। लेकिन यह परिवर्तन तुरंत नहीं हो सकता है, यह परिवर्तन संगठित तरीके से और रचनात्मक तरीके से होता है। तो किस तरह से उसके पर्यावरण में परिवर्तन की प्राप्ति हो, इसके लिए भी कार्य योजना तैयार की जाती है। अब देखिए, यहाँ पर है कि सेवार्थी की भावनाओं, मनोवृत्तियों एवं व्यवहारों में परिवर्तन की प्राप्ति। व्यक्ति की समस्या का समाधान तब तक संभव नहीं है जब तक उसके व्यवहार में परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि वर्तमान की व्यवहार की वजह से ही, वर्तमान में उस व्यक्ति का जो व्यवहार है उसी वजह से उसकी समस्याएं होती है। समस्या हमेशा मनोसामाजिक होती है, तो निश्चित रूप से उसका व्यवहार का ही उस पर ज़्यादा प्रभाव होता है। तो व्यवहार में परिवर्तन काफ़ी अहम होता है और यहाँ पर जो परिवर्तन होता है वो भी रचनात्मक तरीके से लाने का प्रयास किया जाता है। इसमें हम सेवार्थी की भावनाओं को ध्यान में रखेंगे, उनकी मनोवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए उनके व्यवहार में किस तरह से रचनात्मक परिवर्तन लाए, इसकी कार्य योजना भी प्लानिंग के तहत तैयार की जाती है। और फिर सबसे बड़ी बात क्या है कि हम वहाँ पर उपलब्ध संसाधन को ध्यान में रखते हुए कार्य योजना तैयार करेंगे, क्योंकि अगर हम संसाधन को ध्यान में न रखकर योजना तैयार करेंगे तो हो सकता है कि वहाँ पर संसाधन की कमी हो सकती है और वह हमारा जो यह समाधान का प्रयास है वह विफल हो सकता है। तो प्लानिंग के अंतर्गत क्या होता है, कार्य योजना तैयार की जाती है कि किस तरह से समस्या समाधान किया जाए। सेवार्थी की क्षमता अनुसार इस योजना का निर्माण किया जाता है। सेवार्थी की प्रेरणा, उनके लिए जो प्रेरक तत्व है जिनसे वो प्रेरित होते हैं उनको ध्यान में रख कर ही क्या होता है, कार्य योजना तैयार की जाती है। पर्यावरण की वजह से चूंकि वह समस्या से ग्रसित होता है, पर्यावरण का भी उस पर प्रभाव पड़ता है, तो पर्यावरण में भी परिवर्तन की प्राप्ति कैसे हो, वह परिवर्तन जो होता है संगठनात्मक यानी संगठित तरीके से और रचनात्मक तरीके से पर्यावरण में परिवर्तन कैसे हो, इसके लिए भी कार्य योजना तैयार की जाती है। और जब भी योजना तैयार की जाती है तो उसमें यह ध्यान रखा जाता है कि इस कार्य योजना के तहत काम करने पर उस सेवार्थी की भावनाओं में, उसकी मनोवृत्तियों में और जो उनका वर्तमान व्यवहार है जिसके वजह से वह समस्या से ग्रसित है उसमें रचनात्मक तरीके से परिवर्तन होगा। फिर यहाँ पर जब भी हम योजना तैयार करते हैं तो हम संसाधन की उपलब्धता के अनुसार ही योजना का निर्माण करते हैं। यह था हमारा चौथा पॉइंट, प्लानिंग। साथियों, जब हमारा प्लानिंग तैयार हो जाता है कि हमें किस समस्या निर्धारण करने के बाद जब हम समस्या का समाधान की कार्य योजना तैयार कर लेते हैं तो फिर हमारा जो अगला चरण होता है वह होता है उपचार का। अब यहाँ से उपचारात्मक कार्य की ओर सीधे सीधे हम प्रवेश करते हैं। तो जब हम यह जो पांचवा स्टेज है वह है इंटरवेंशन यानी कि ट्रीटमेंट, उपचार। अब इसके बारे में हम जब देखते हैं तो हैमिल्टन ने उपचार की 3 विधियों की चर्चा की है। ठीक है, हैमिल्टन ने उपचार की कितनी विधि, 3 विधियों की चर्चा की है और यह 3 विधि है
जिसके माध्यम से हम सामाजिक व्यक्ति कार्यकर्ता अपने सेवार्थी को सेवा देते हैं, उनकी समस्या समाधान का प्रयास करते हैं। और यह जो 3 विधि है वह है, पहला है व्यवहारिक सेवा का प्रशासन, दूसरा है पर्यावरणीय जोड़ तोड़ और तीसरा होता है प्रत्यक्ष उपचार। एक्चुअली होता क्या है कि समाज जो भी समस्याग्रस्त व्यक्ति होता है उसे यह पता होता है कि उसकी क्या समस्याएं हैं, उनके पास क्या क्या समस्याएं हैं, लेकिन उसे यह नहीं पता होता है कि उस समस्या का समाधान कैसे होगा। उससे उस व्यक्ति को यह पता होता है कि उसे क्या क्या चाहिए, लेकिन उसे यह पता नहीं होता है कि वह चीज़ उसे कहाँ से मिलेगा। तो फिर व्यवहारिक सेवा का प्रशासन जो है, इसके माध्यम से सामाजिक कार्यकर्ता अपने सेवार्थी से व्यवसायिक संबंध के आधार पर वह क्या करता है, जब उसके साथ व्यवहारिक सेवा उसे प्रदान करता है तो फिर वह सेवार्थी का व्यक्तिकरण करता है। व्यक्तिकरण करने के क्रम में क्या करता है, वह सेवार्थी की आत्मनिर्भरता, उसकी आत्म जागरूकता और फिर उत्तरदायित्व का विकास करता है। सेवार्थी को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करता है। उसके पास जो भी जानकारियों की कमी होती है, जो भी समस्याएं होती है, वह उसे किस तरह से खुद से समाधान करे, उसके प्रति वह उसे आत्मनिर्भर बनाता है, उसे आत्म जागरूक करता है अपने समस्याओं के प्रति कि उसकी समस्या है वही उसका समाधान करेगा। ठीक है, और इसके प्रति वह क्या करता है, वह उसे जागरूक करता है। बाकी समस्या का समाधान कैसे होगा, यह परामर्श सामाजिक व्यक्ति कार्यकर्ता उसे देता है। साथ ही उसे यह उत्तरदायित्व भी प्रदान करता है कि यह उसकी समस्या है और इस समस्या का समाधान भी वह स्वयं से करेगा, तो उनके लिए यह उत्तरदायित्व का भी विकास करता है। दूसरा क्या है, पर्यावरणीय जोड़ तोड़। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि समस्या का प्रभाव व्यक्ति पर उसके पर्यावरणीय जो माहौल है, जो पर्यावरण है, वहाँ का जो वातावरण है, उसके कारण भी उस पर प्रभाव पड़ता है समस्या पर। तो निश्चित रूप से उसके पर्यावरण में भी परिवर्तन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर सामाजिक व्यक्ति कार्यकर्ता उपचार के क्रम में उसके पर्यावरणीय जो माहौल है उसमें भी बदलाव लाने का प्रयास करता है, जोड़ तोड़ का प्रयास करता है। अगर वह बुरे संगति में है, उसकी वजह से उसके पास समस्या है, तो वह उससे उस संगति से दूर रखने का प्रयास करेगा। ठीक है, और तीसरा क्या होता है, प्रत्यक्ष उपचार है, जिसके अंतर्गत से सामाजिक व्यक्ति कार्यकर्ता उसे सीधे सीधे उपचारात्मक विधि के बारे में बताता है, उसे उपचार के बारे में जानकारी देता है, जो भी गलत है वो उससे सीधे उसे बताता है कि ये चीज़ें आपको करनी है या नहीं करनी है। इन चीज़ों की जानकारी वह प्रत्यक्ष उपचार के माध्यम से वह उसे देता है। तो यह इंटरवेंशन था, यानी कि ट्रीटमेंट उपचार, जिसमें कि हैमिल्टन ने 3 विधियों की का जिक्र किया है। वह है व्यवहारिक सेवा का प्रशासन, जिसके द्वारा एक सामाजिक कार्यकर्ता व्यवसायिक संबंध के साथ अपने सेवार्थी का व्यक्तिकरण करता है, जिसके द्वारा वह उसमें आत्मनिर्भरता, आत्म जागरूकता और उत्तरदायित्व का विकास करता है। दूसरा है पर्यावरणीय जोड़ तोड़, जो भी बदलाव की ज़रूरत है उसके अगल बगल का जो भी पर्यावरण है, जहाँ जहाँ वह रहता है, उसमें अगर बदलाव की ज़रूरत है तो वह वहाँ भी जोड़ तोड़ करता है। और एक होता है प्रत्यक्ष उपचार। तो उपचार के क्रम में इन 3 विधि का जिक्र हैमिल्टन ने किया, जिसके आधार पर सामाजिक व्यक्ति कार्यकर्ता अपने समस्याग्रस्त जो सेवार्थी है, अपने सेवार्थी की मदद करता है उपचार के क्रम में। अब जो हमारा अगला प्रक्रिया है वह है इवैल्यूएशन, यानी कि मूल्यांकन। जब हम उपचार कर लेते हैं तो फिर हम उसके बाद देखते हैं कि उपचार के क्रम में सेवार्थी में क्या क्या सुधार हो रहा है, उपचार के बाद उसमें क्या सुधार हो रहा है। तो उपचार के बाद इस चीज़ के आकलन के लिए कि उसमें कितना सुधार हुआ, मूल्यांकन प्रक्रिया को अपनाया जाता है। मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं कि हमारा लक्ष्य क्या था और हमने अभी जो लक्ष्य प्राप्त किया उपचार के बाद, उसके बीच की क्या तुलनात्मक स्थिति है। तो उपचारात्मक कार्यों का आकलन किया जाता है। इसमें इवैल्यूएशन प्रक्रिया के अंतर्गत जितने भी उपचार शुरू में, मतलब इससे पूर्व की प्रक्रिया में किया गया,
उसका उन सभी कार्यों का आकलन किया जाता है, यानी कि उपचारात्मक कार्यों का आकलन किया जाता है। इंटरवेंशन के माध्यम से सामाजिक व्यक्ति कार्यकर्ता सेवार्थी के बीच हस्तक्षेप करता है और वह जो उपचार का कार्य करता है उन सभी कार्यों का आकलन इसमें किया जाता है। और फिर यहाँ पर देखिए क्या होता है, लक्ष्य और लक्ष्य प्राप्ति में तुलना। हमारा लक्ष्य क्या था, हमने कितना उसे प्राप्त किया, उसके बीच हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं कि कितना लक्ष्य हमने प्राप्त किया। सेवार्थी में सुधार का क्या स्तर है, कि क्या उपचार के बाद उसमें सुधार आया है या नहीं, क्या समस्या का समाधान हुआ या नहीं, क्या से व्यक्ति का समाज के साथ समायोजन स्थापित हुआ या नहीं। क्योंकि हमारा जो मुख्य कार्य होता है वह यह होता है कि उस समस्याग्रस्त व्यक्ति जो किसी कारणवश अपनी समस्या की वजह से समाज के साथ कुसमायोजित हो गया था, उसे समाज के साथ पुनः समायोजित करना होता है। लेकिन हम मूल्यांकन के क्रम में इस बात का पता लगाते हैं कि वह व्यक्ति समाज के साथ समायोजन स्थापित कर पाने में सक्षम हुआ या नहीं। इन सारे चीज़ों के बारे में मूल्यांकन प्रक्रिया के अंतर्गत हम यह आकलन करते हैं। तो इसके अंतर्गत हमने क्या क्या कहा, एक तो उपचारात्मक कार्यों का आकलन करते हैं कि हमने जो उपचार किया वह कितना सफल रहा। दूसरा क्या है, लक्ष्य और लक्ष्य प्राप्ति के बीच तुलनात्मक अध्ययन करते हैं कि हमारा लक्ष्य क्या था, हमने कितना उस लक्ष्य को प्राप्त किया। फिर क्या है, सेवार्थी में सुधार का स्तर, सेवार्थी जो जिस समस्या से ग्रसित था क्या वह समस्या से छुटकारा पाया या फिर कितना पाने में सफल रहा, क्या उस व्यक्ति के पास सभी समस्याएं हैं। इन सारी चीज़ों का आकलन हम क्या करते हैं, यहाँ पर मूल्यांकन में करते हैं। और फिर व्यक्ति का समाज के साथ समायोजन स्थापित हुआ या नहीं, इसके बारे में भी हम स्टडी यहाँ पर मूल्यांकन में करते हैं। जब हम मूल्यांकन करने लगते हैं तो इन सभी चीज़ों का हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। यानी पूर्व की स्थिति, हमारी पहले की स्थिति क्या थी और अब क्या है। उपचार के बाद इतने सारे प्रक्रिया के बाद जब एक सामाजिक कार्यकर्ता व्यक्ति के समस्या का समाधान करने के लिए आता है तो इन सारे चीज़ों को देखते हुए, इतने सारे प्रक्रिया से गुजरने के बाद वह अपने लक्ष्य पर कहाँ तक सफल हो पाता है उसका मूल्यांकन करते हैं हम इवैल्यूएशन में। और जब हम जानते हैं इसके अंतर्गत जब हम इवैल्यूएशन करते हैं तो फिर हम पाते हैं कि अगर वह व्यक्ति समस्या से मुक्त हो गया है तो फिर यहाँ पर टर्मिनेशन होता है। तो फिर कार्यकर्ता धीरे धीरे उस व्यक्ति से अपना दूरी बना लेता है, क्योंकि यहाँ पर सामाजिक व्यक्ति कार्यकर्ता जो है उस सेवार्थी से व्यावसायिक रूप से जुड़ा होता है। अपने व्यवसाय में सफल हो जाने पर वह कार्यकर्ता धीरे धीरे व्यक्ति से अपनी दूरी बना लेता है। लेकिन अगर उन्हें लगता है कि अब भी प्रॉब्लम है, उपचारात्मक इतने सारे प्रक्रिया से गुजरने के बाद, उपचार करने के बाद भी अगर लगता है कि नहीं अभी भी उसे उपचार की ज़रूरत है, तो फिर मूल्यांकन में ही इस बात की पता लग जाती है। तो फिर पुनः उन्हें जो भी समस्या है उससे मुक्त करने के लिए सामाजिक व्यक्ति कार्यकर्ता उस सेवार्थी की मदद करता है। और फिर जब वह समस्या से मुक्त हो जाता है तो लास्ट में टर्मिनेशन होता है, यानी कि व्यक्ति वह समस्या से मुक्त हो चुका है। सामाजिक व्यक्ति कार्यकर्ता अपने व्यवसाय एक संबंध में जो उनसे जुड़ा था वह उनका लक्ष्य पूरा हो चुका होता है। तो फिर कार्यकर्ता धीरे धीरे उस सेवार्थी से अपनी दूरी बना लेता है। तो ये था सोशल केस वर्क का प्रोसेस। इस प्रकार से हमने एक एक जो स्टेज होता है इसका, इस प्रोसेस का टोटल 7 है। पहला स्टडी है जिसमें हम फैक्ट कलेक्शन करते हैं, समस्या के बारे में अध्ययन करते हैं। दूसरा डायग्नोसिस है, जो भी फैक्ट कलेक्शन हमने किया उसके आधार पर हम समस्या का निर्धारण करते हैं, सारी समस्या का पता लगाते हैं। फिर उसके आधार पर हम तीसरा क्या है, वो तीसरा प्रोसेस है गोल फॉर्मेशन का, हम अपने लक्ष्य का निर्धारण करते हैं। चौथा क्या है, जब लक्ष्य निर्धारण कर लेते हैं तो फिर उस लक्ष्य की प्राप्ति कैसे हो उसके लिए प्लानिंग तैयार किया जाता है, कार्य योजना तैयार की जाती है। जब हमारा कार्य योजना तैयार हो जाता है तो फिर हम क्या करते हैं, हमारा इंटरवेंशन का प्रोसेस आता है, यानी ट्रीटमेंट का काम शुरू करना होता है, फिर उपचार का काम शुरू करना होता है। और फिर उपचार करने के बाद हम क्या करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं कि कितना हमारा उपचार सफल रहा, व्यक्ति क्या समस्या से ग्रसित है अथवा नहीं,
लक्ष्य की प्राप्ति हुआ या नहीं, ये सब चीज़ों के बारे में हम मूल्यांकन करते हैं। और फिर जब हमें लगता है कि हमने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, व्यक्ति समस्या से मुक्त हो गया, फिर टर्मिनेशन का प्रोसेस आता है, यानी धीरे धीरे सामाजिक व्यक्ति कार्यकर्ता अपने समस्या से अपने सेवार्थी से दूर होने लगता है। तो यह था सामाजिक व्यक्ति कार्य की प्रक्रिया, जो कि कुशल और जो प्रशिक्षित व्यक्ति कार्यकर्ता होते हैं उसके माध्यम से किया जाता है। तो ये सामाजिक व्यक्ति कार्य की प्रक्रियाएं हैं। यह आपको जब भी पूछा जाएगा तो यह 10 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाता है। आप इसे अच्छे से देखें, इसकी तैयारी करें। साथ ही आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप में से बहुत ने अभी सब्सक्राइब इसे नहीं किया है, तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। और फिर हम मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज CC5 पटना विश्वविद्यालय MSW का CC5 का यूनिट 2 भी आज कंप्लीट हो गया। अब हम यूनिट 3 के साथ जो अप्रोच है सोशल केस वर्क का, नेक्स्ट लेक्चर में हम उसकी बात करेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब द चैनल।